A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 18 फरवरी 2022 है. आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नो रूम फॉर ब्रवाडो, ये कोविड के साथ जुड़ा हुआ है. ए प्लेनेटरी एडजस्टमेंट, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. एक 180 डिग्री का जो टर्न है वो हमें लेना होगा व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज. व्हाट इज इट ऑल अबाउट? विल टॉक अबाउट इट. फिर रोड सेफ्टी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है. एंड देन वी हैव रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भारत के लिए क्या मैसेज है, भारत कौन सी चीज इसमें सीख सकता है, चाइना का क्या एंगल है. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले. लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़े उससे पहले आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल. अब कोविड-19 के बारे में मैं क्या बताऊं. आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोविड के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको पता है. याद है वो फेज 2020 सेम मंथ राइट, फरवरी 2020 में हमारे देश में क्या बातें चल रही थी कि ये कोविड जो है ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों को हो सकता है. हमारे यहाँ पर तो बचपन से ही हम इतने हाइजीन एनवायरनमेंट में पले बड़े नहीं हैं, तो यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये वायरस जो है वो हमारे देश की गर्मियों में टिक नहीं पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसके बाद क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं. अब खबर ये आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कहा है कि आप रिव्यू कीजिए, आप देखिए कि आपके राज्य में कोविड को लेकर सिचुएशन कैसी है, क्या ये फैल रहा है या क्या ये कम हो रहा है. ओवरऑल अगर हम देखें तो थर्ड वेव जो है, ओमिक्रॉन लेड थर्ड वेव, ये धीरे धीरे खत्म हो रही है पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी. अब कुछ राज्यों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल चिंता का इतना कोई खास बड़ा विषय नहीं है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को यह कहा है कि आप देखिए, रिव्यू कीजिए और इफ पॉसिबल राइट ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, इनको हटा दीजिए. अब सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं अगर हटाए जाएंगे तो आई थिंक दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम. यस, ये नाइट कर्फ्यू, मुझे इसका कोई लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया कि दिन में कोविड नहीं होगा, रात में होगा. कई लोगों का कहना यह है कि ये अवेयरनेस के लिए है. कई लोग यह कहते हैं कि कोविड की वजह से लॉकडाउन आया, लॉकडाउन की वजह से गरीबी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई और इसकी वजह से लोग जो है वो लूटफाट, चोरी, ये सारी चीज़ें ना करें, इसके लिए लॉकडाउन लगाया जाता है. क्राइम कम हो, इसके लिए लॉकडाउन लगाया जाता है, जो नाइट कर्फ्यू बेसिकली वो लगाया जाता है एक्सेट्रा. बट दिस इज़ एन एक्सक्यूज. ऐसा नहीं है. यू आर कुछ चीज़ों को, कुछ चोरियों के लिए आप करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक ये भी एक लॉजिकल सॉल्यूशन है इसका. अब जो भी रीज़न हो, ये एक इलॉजिकल चीज़ तो चल ही रही है कि नाइट कर्फ्यूज़. अब हमें चाहिए फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब फुल रिकवरी करने की आवश्यकता है. अब तो वैक्सीन भी हमारे पास आ गई है राइट. अब बूस्टर डोज की तरफ भी थोड़े समय में हम आगे बढ़ेंगे और द बॉटम लाइन इज कि हमें इस वायरस के साथ, हमें इस डिजीज के साथ जीना सीखना ही पड़ेगा. इसके अलावा हमारे पास कोई अलग ऑप्शन है ही नहीं. 10 जनवरी की बात है, गवर्नमेंट रिवाइज द टेस्टिंग स्ट्रेटजी. गवर्नमेंट ने जो कोविड के साथ जुड़ी हुई टेस्टिंग स्ट्रेटजी है उसको रिवाइज किया और कहा कि अगर आपको सीवियर सिम्टम्स हैं, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है, देन यू कैन गो एंड गो फॉर ए प्रॉपर लैब टेस्ट, वरना आप सेल्फ टेस्ट कर लीजिए. सेल्फ टेस्ट किट्स जो हैं बहुत सारे शहरों में इसका सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ. द नोशन दैट इंडियाज एनहेंस्ड सर्वेलेंस, मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन fight any possible COVID-19 waves in the future not only reeks of overconfidence but is also dangerous. अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अब क्रिएट हो चुका है कि फ्यूचर में अगर कोई कोविड की लत से, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर फोर्थ कोविड वेव आ गई तो हमारे पास बेड्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट वाला स्टेटमेंट हो जाएगा. हाँ, ये भी बात सच है कि सरकार ने तैयारी जो है वो काफ़ी की है. सेकंड वेव के बाद हमने काफ़ी सारे लेसन्स लिए और काफ़ी एक राइट दिशा में सरकार ने रिजर्व्स में बेड रखे हैं. मीन स्टैंड बाई पर है कि कभी भी आपको चाहिए यू कैन क्रिएट ए सेटअप विद इन अ फ्यू डेज. तो ये कैपेसिटी, ये चीज़ तो हम सीख गए हैं. लेकिन मैं तो कहूँगा कि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल जो है ये तो होनी ही चाहिए
और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसको हमें बैक टू नॉर्मल करना ही है, लेकिन हमें अपने गार्ड्स जो हैं उसको लोअर नहीं करना है। मास्क पहनना जो है वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। याद रखिए, कोविड जो है ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों में इसका सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और दुनिया के सभी देशों के पास वैक्सीन भी नहीं है। दुनिया के कुछ गरीब देश ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीनेट किया गया है। तो पूरी दुनिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन का नहीं हुआ है। हमारे देश की सिचुएशन अलग है, दुनिया के कुछ देशों की सिचुएशन बहुत ही अलग है। तो वहाँ पर अगर वायरस ने एक नया वर्जन डेवलप कर लिया, क्योंकि वायरस जो है ये हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं और हमें नहीं पता कि जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा उसकी इम्पैक्ट क्या होगी। जो सेकेंड वेव के टाइम पर हमने देखा, डेल्टा वेरिएंट के टाइम पर, तो फोर्थ टाइम जो फोर्थ ऐसी वेव आएगी, लेट्स से भगवान ना करे अगेन ऐसा हो, गॉड फॉरबिड, वी डोंट वांट टू सी अ फोर्थ वेव, बट इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, राइट, तो एक ही चीज़ हमें इससे प्रोटेक्ट कर सकती है या फिर एक प्रकार का बफर क्रिएट कर सकती है, और वो है हमारी अच्छी आदतें। तो मास्क पहनना इंपॉर्टेंट है। मास्क का एक दूसरा फायदा है जो मैंने आपको बताया था शायद, लेकिन नहीं बताया, देन लेट मी टेल यू। जो मास्क पहनते हैं खास करके हमारे सिटी एरिया में, तो हमारे सिटीज़ जो हैं वो दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में से हैं, राइट। और जब हम मास्क पहनते हैं तो जो PM2 और जो 10 ये पार्टिकल्स हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारी नोज की जो फिल्टर सिस्टम है उसको पास करके हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हम मास्क पहनते हैं तो इससे हमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस लिविंग इन सिटी एरिया में बहुत पॉल्यूशन है, तो इससे भी हमें बचाएगा और कोविड से भी बचाएगा, और एक अच्छी आदत भी है। एंड अनदर थिंग इज, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये कॉमन आदत मैंने देखी है, और पहले तो देखी थी, आज भी हैं टू बी ऑनेस्ट, राइट। जो एटिकेट्स हैं हमारे, हैंड वॉशिंग के एटिकेट्स, राइट, स्नीजिंग के एटिकेट्स, अगर खांसी आ रही है तो उसके एटिकेट्स आपने देखा ही होगा, आई एम श्योर आप भी ऑब्जर्व करते ही होंगे। तो हमारे देश में हमारे लोगों की आदत जो है ना, ये थोड़ी बुरी आदत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो ऐसे ही कार में से उतरे और सीधा टेबल पर बैठ गए, तो हैंड वॉश नहीं किए। ये सारी जो गलत आदतें हैं, वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट। और ये अच्छी आदत के एटलीस्ट अगर कहीं पर पानी नहीं है हाथ धोने के लिए, लेट्स से, तो एटलीस्ट कैरी है सैनिटाइजर। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज हैंड वॉशिंग इज टॉप थिंग, राइट। उसका कोई ऐसा सब्सटीट्यूट नहीं है कि हैंड वॉश और सैनिटाइजर है तो यूज सैनिटाइजर, ऐसा नहीं है। वॉश योर हैंड विथ ए सॉप, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है देन एटलीस्ट सैनिटाइज योर हैंड्स। तो ये एक आदत जो है ये एक अच्छी आदत है। आई थिंक ये इस आदत को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए कुछ समय के लिए, लेट्स से मे बी 1 ईयर, मे बी उसके बाद देखते हैं। मीन्स ये आदत तो हमेशा की हो सकती है, मास्क पहनना, लेट्स से 1 ईयर तक। मूविंग ऑन, आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारी 2 चैनल्स हैं, एक है क्यूरियसली एजुकेशन, क्यूरियसली फॉर एवर। इनफैक्ट जो रशिया और यूक्रेन के बीच में इश्यू चल रहा है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मिन्स्क एग्रीमेंट। इसको कल मैंने एक्सप्लेन किया है क्यूरियसली फॉर एवर पर, तो अगर नहीं देखा है ये वीडियो तो डू चेक इट आउट। आज का वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स एंड स्टार्ट योर डे विद ए पॉजिटिव स्टेप। डियर फ्रेंड्स, चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। ए प्लेनेटरी एडजस्टमेंट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। इट वॉज नॉट द प्लैनेट दैट वॉज फ्रेजाइल बट पीपल एंड देयर कमिटमेंट टू कंजर्विंग नेचर। हमारी जो ये पृथ्वी है, हमारा जो ये प्लैनेट है, ये फ्रेजाइल या फिर नाजुक नहीं है। हमारे लोग, या फिर आप कह सकते हैं हम लोग, हम इंसान जो हैं, हम नाजुक हैं। दूसरे जो एनिमल्स हैं वो नाजुक हैं, और हमारे जो कमिटमेंट हैं कुदरत को बचाने के लिए, या फिर जो ये नेचर को जो डैमेज कर रहे हैं उसको रिवर्स करने का जो हमारा कमिटमेंट है, ये नाजुक है। प्लेनेट नाजुक नहीं है। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी प्रिसाइज स्टेटमेंट। ये एक 180 डिग्री का टर्न है। पता है क्यों?
क्योंकि अभी तक हम क्या कहते थे कि हमारी पृथ्वी को हमें बचाना है, हमारे प्लेनेट को हमें बचाना है। हाँ, टेक्निकली आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से इस प्रॉब्लम को देखें तो प्लेनेट तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन अगर सबसे कमजोर कड़ी इसमें कोई है तो हम हैं, हम इंसान और जो दूसरे एनिमल्स हैं, लिविंग क्रीचर्स। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है इसकी इम्पैक्ट पूरी पृथ्वी के ऊपर हो रही है, चाहे वो एक पेड़ हो चाहे हम सब के ऊपर धीरे धीरे इसकी इम्पैक्ट जो है वो होने लगी है। और ये सारी चीज़ें अगर किसी ने स्टार्ट की हैं तो हम इंसानों ने स्टार्ट की है, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस चीज़ को रोकें और इसको रिवर्स करने की प्रोसेस करें। केमिकल एफ्लुएंस, ये नोबेल लॉरेट पॉल कर्टसन कहते हैं, he warned that chemical effluents were altering planet's atmosphere and causing harmful climate change feedback effects। ये केमिकल एफ्लुएंस हर जगह पर आप देखिए, खेती बाड़ी कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये वीट और राइस जो हैं, गेहूं और चावल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में हमने जंगलों को काटा और जंगलों की ज़मीन को जो है वो हमने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया। बड़े बड़े मशीन्स, ज़्यादा प्रोडक्शन, जो नेचुरली पानी नहीं मिल रहा था जहाँ पर, हमने क्या किया, हमने ग्राउंड वाटर निकालना स्टार्ट कर दिया, और फिर सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें मिलने लगी। तो किसान भी जो हैं वो स्विच ऑन करके चले जाते थे, पूरी रात जो है वो पानी ज़मीन में से या फिर कुएं में से निकालते रहते थे। अपनी खेती बाड़ी में जितना पानी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पानी जो है हम यूज़ करते हैं। और जब मैं हम बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हमारे देश के किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स हियर। तो ये चीज़ तो हम कर ही रहे हैं, और एक लंबे समय से, लगभग 250 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रफली स्पीकिंग 1770 के आसपास से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, राइट। जब हमने स्टीम इंजन की शुरुआत हुई, फिर इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई, मशीन्स की शुरुआत हुई। पहले सारी चीज़ें जो है वो मैन्युअली की जाती थी, अब धीरे धीरे मशीन्स का इस्तेमाल जो है वो लोग करने लगे थे। यूके, इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई, फिर यूरोप के दूसरे देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्प्रेड हुआ, फिर अमेरिका पहुंचा, एंड देन वी नो द हिस्ट्री। आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 तक पहुंचने वाले हैं। वी आर इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 और धीरे धीरे 4.0 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज का मीन्स ये मशीन्स और इन सारी चीज़ों का जब इस्तेमाल, कार्स और ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करने लगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को काटने लगे, क्योंकि अब हमारे पास एक्सेस जो है वो आ गया था। अब हम इस पृथ्वी के किसी भी कोने में रह सकते थे। ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी, और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हम करने लगे, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो पृथ्वी पर देखने को मिला। अब पहले जो चीज़ों में बदलाव आया है, अब जो चीज़ों में बदलाव हो रहा है, उसमें एक चीज़ जो कॉमन है वो क्या है पता है? जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो सबसे प्रभावित है। जिस व्यक्ति का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या फिर ना के बराबर कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज में, वो व्यक्ति की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। वे सारे देश जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी वजह से डेवलपिंग देश और खास करके छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जो हैं वो आज डूबने की कगार पर हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये हो चुका है। हमारे देश की बात कीजिए, देखिए उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड का एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, वो रोड जो चारधाम रोड है उसको ब्रॉड करने का प्रोजेक्ट, और हमने इसके बारे में बात की थी। तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स अगेन, बट जस्ट रिमेंबर दैट फैक्ट। और उत्तराखंड में लास्ट ईयर एवलांच आया था, राइट। रॉक और आइस ने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको डैमेज क्रिएट किया है, कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। हिमालयन रीजन जो है इसको बहुत ही एक फ्रेजाइल रीजन कहा जाता है, बहुत ही नाजुक रीजन है इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजी, और यहाँ पर हम डैम्स बना रहे हैं, बड़े बड़े रोड्स बनाने की बात कर रहे हैं, राइट। तो कितनी सारी चीज़ें हैं, होटल्स और ये सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो भी चल रहे हैं। तो वी आर लिविंग इन ए वेरी रिस्की एनवायरनमेंट। और हमारे देश के बारे में तो कहा है कि जो टॉप 5 देश हैं उसमें हमारा देश आता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित होंगे और इम्पैक्ट जो आएगी। जैसे टॉप देशों के लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 में हमारा नाम भी है।
तो हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमारी पृथ्वी को नहीं। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट 100 एंड क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि अभी तक क्या था कि किसी और की रक्षा करनी है तो उसमें उतने सीरियस नहीं होते ना हम। इंसान जो है ये बहुत ही सेल्फिश है, तो जब तक दूसरे किसी की बात हो रही है तो वी डोंट टेक इट दैट सीरियसली। लेकिन अगर हमें ही बचाने की बात आएगी, अगर इंसान ये समझ जाएगा कि ये जैसे कोविड में हम समझ गए कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए ही खतरा है, हमारे परिवारजनों के लिए खतरा है, तो बहुत सारे लोग जो है वो एक एक साल के लिए घर के बाहर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि अपने परिवार को प्यार करते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी की परवाह है लोगों को। तो अगर हम सब ये समझ ले, जस्ट इमेजिन अगर हम सब ये समझ ले कि अगर हम पॉल्यूशन करेंगे तो आज नहीं तो कल मुझे या फिर मेरे परिवार को ही इसका भुगतना पड़ेगा ये इश्यू। और जो हम कहते हैं ना कि हर एक कल्चर में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि विदाउट एनी कोज, कोई भी रीजन के बिना जो है वो किसी का नुकसान ना करे, एक प्रकार का पाप है। अलग अलग रीजन में, अलग अलग कल्चर में इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि आप किसी को ऐसे ही खाली पीली परेशान ना करें, आप ऐसी कोई चीजें ना करें जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान हो रहा है। जनरली ज्यादातर ह्यूमन बींग्स जो है वो इस चीज को मानते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। तो अगर हम ये मानने लगे और इस चीज को जान ले कि मैं अगर पॉल्यूशन करूंगा तो इसकी इंपैक्ट जो है वो अफ्रीका में रहने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर भी हो सकती है। आज यहां पर कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो अमेरिका का कोई व्यक्ति जो है उसके ऊपर भी इंपैक्ट इसकी आ सकती है, क्योंकि वी डोंट नो कि हमारे पॉल्यूशन की वजह से कौन सा रीजन जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो एक एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम में काम करती हैं। आई एम श्योर इस चीज के बारे में तो आपको पता ही है कि यहाँ पर बारिश होती है तो वो बादल सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, या फिर यहाँ के पानी के बादल नहीं है, वो कहीं पे वो अमेज़न के जंगल के भी बादल हो सकते हैं। अब इंडिया की पोजीशन क्या है एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात बताई, आई एम विथ हिम। उन्होंने जो कहा मुझे बहुत ही पसंद आया ये, और जब मैं इसके बारे में आपको डिस्कशन में सोच रहा था तो आई रियलाइज कि ये तो एक बहुत बड़ा टर्न है, इट इज लाइक इनवर्ड लुकिंग। तो ये चीज़, ये पॉइंट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, यूनिक भी लग रहा है कि अगर आप एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाए और अगर आप इस चीज़ को डिस्कस करें कि जो आउटर वर्ल्ड है उस नहीं, हमारे सेल्फ के अंदर बदलाव की ज़रूरत है, हमारी आदतों को चेंज करने की ज़रूरत है, हमारी थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है, तो आई थिंक इसमें एक बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। एनीवे, अब भारत की कंडीशन या फिर भारत की पोजीशन ये है, भारत का कहना यह है कि हम एक गरीब देश हैं और हमें कुछ समय के लिए, कुछ और समय के लिए हमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, हमें जंगलों को काटना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो उनके डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ के लिए हमें इंडस्ट्रीज सेटअप करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा व्हीकल्स, सिटीज़ एक्सपांड करने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब देखिए, ये सारा पॉल्यूशन और सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर ये आज के डेवलप्ड देश जो भी हैं उनकी वजह से हुई हैं। उनको भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन अब पता चल गया है तो इट इज़ बेस्ट कि वो टेक्नोलॉजी और पैसे ट्रांसफ़र करें, और भारत जैसे देश जो हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, वो ये जो अपने सिटी एक्सपांशन और इन सारी चीज़ों को और सस्टेनेबल बनाएं, राइट, ग्रीन बनाएं, और नेट ज़ीरो का कमिटमेंट हमारा 2070 तक का है। आई एम श्योर आने वाले कुछ सालों के अंदर ये चेंज करके 2050 किया जाएगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, दिस इज माय एजुकेशनल गैस। मुझे लगता है कि आने वाले 5-7 सालों के बाद या फिर 10 साल के अंदर भारत जो है वो अपना टारगेट चेंज करेगा। उस टाइम पर जो भी सरकार होगी वो टारगेट चेंज करेगी और इसको 2050 रखेगी, क्योंकि धड़ाधड़ इसके ऊपर रिसर्च हो रही है और बहुत सारे बदलाव अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, और जो विंडो है वो भी कम है। अगर हमने आज एक्शन नहीं ली तो फिर ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथ से चली जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज नहीं, सिस्टम चेंज को करने की आवश्यकता है, राइट। मूविंग ऑन, इंडिया हैज़ स्टिल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन रोड सेफ्टी। द हिंदू का ये आर्टिकल है। हमारे देश में हर रोज़ कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारे देश में होते हैं। एक्सीडेंट्स की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी देश में मरते हैं तो वो हमारे देश की वजह में मरते हैं। दुनिया में एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज़्यादा डिसेबल होने वाले लोग भी हमारे देश में हैं।
और हर जगह पर एवरी सिंगल डे लोकल न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पर ऐसे फेटल एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। लास्ट ईयर एक वेबिनार हुई थी और इस वेबिनार को एड्रेस करते हुए हमारे नितिन गडकरी साहब ने ये बताया कि 2025 तक हमारे देश का टारगेट ये है कि 50% जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको 50% कम किया जाए, और उनका ये कहना है कि 2030 तक हम ज़ीरो डेथ बाय एक्सीडेंट अचीव कर सकते हैं। नितिन गडकरी साहब जो हैं एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, राइट, काफ़ी टारगेट्स अचीव कर रहे हैं वो ओवरऑल। अगर मैं पर्सनली तो उनको नहीं जानता, लेकिन एक बात जो है उनकी वो ये है कि ही इज़ ए टारगेट अचीवर, तो इसमें उनका एक रोल है। लेकिन ये जो 2025 तक 50% एक्सीडेंट कम करना और 2030 तक हमारा देश एक्सीडेंट फ्री हो जाए, ऑनेस्टली दिस इज इम्पॉसिबल फॉर इंडिया। आई एम नॉट ए नेगेटिव पर्सन, मैं ऐसा पेसिमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये 2030 तक नहीं हो सकता। जहाँ तक मुझे कितने रोड्स आपको चेंज करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात जो है वो है हमारी ड्राइविंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। We will talk about it as we move on. Ministry of Road and Transport and Highways had participated in a conference in Sweden in 2020, the third high-level global conference on road safety for achieving global goals 2030, where it was conceptualized to have zero road fatalities in India by 2030. तो ये जो बात आई है 2030 तक zero accidents, ये यहाँ से स्वीडन में जो मीटिंग हुई थी 2020 में, वहाँ से हमने इस चीज़ को सीखा और यहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे देश में जो रोड के साथ जुड़े हुए लॉज हैं और रोड के साथ जुड़ी हुई जो सेफ्टी की सारी चीज़ें हैं वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट होती हैं? ये राज्यों के द्वारा इम्प्लीमेंट होती है। तो हर एक राज्य जो है वो अलग अलग लेवल पर है। 2010 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने भी ये रोड फैटेलिटीज़ के बारे में चिंता व्यक्त की और ये कहा कि भाई एक ग्लोबल प्लान फॉर डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011 to 20 की एक आवश्यकता है, और इसमें कहा कि 2020 तक हमारे रोड एक्सीडेंट्स जो हैं दुनिया भर में तो वो 50% हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत ने भी कहा कि हाँ वी एक्सेप्ट दिस थिंग, हम भी इसको करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप आंकड़ों को देखें, भारत के आंकड़ों को, जो हमने 2011-2020 का ये जो यूएन का एक प्लान है उसको अडॉप्ट किया, उसको एक्सेप्ट किया, और हमारे देश के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो पता चलता है कि 2011 में हमारे देश में 1,42,400, ये ऑफिशियल आंकड़ा है और ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने दिया है कि लगभग 1,40,000 जितने लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स में मरे। 2019 में 1,50,000 से भी ज़्यादा, यहाँ पर आपको लगभग 9,000 का एक जंप देखने को मिलता है, राइट। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस कि लॉकडाउन था 2020 में, पूरा साल, लगभग पूरा साल जो है ये लॉकडाउन था। तो मिनिस्ट्री का तो डेटा नहीं आया, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा आया। 1,33,201 डाइड इन 2020 लॉकडाउन के साल में। और फैटालिटी की बात करें, अब इसको कैसे नापा जाता है कि 100 एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसमें कितने लोग मरे। तो अगर ये रेशियो देखें तो 2001 में इट वाज 26.9, फिर ये 2011 में 28.63 और 2020 में ये 37.54। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि अब हमारे देश में कार्स जो हैं वो काफ़ी फास्ट हो गए, बाइक्स और मोटरसाइकिल्स जो हैं वो काफ़ी फास्ट हो गए, लेटेस्ट आ गए। और दूसरी चीज़ ये है कि रोड्स जितने थे उतने ही हैं, सिटी के रोड्स इतने कुछ खास ब्रॉड नहीं हुए। ब्रॉड हुए भी तो पहले एक सोसाइटी में एक इंसान, एक परिवार के पास कार थी, और जब निकलते थे वो तो हर कोई देखता था, हर कोई ऐसा एस्पायर करता था कि यार कभी हमारे पास भी कार हो। आज ये है कि हर एक घर में एक एक कार है, और कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास दो दो कार है, कुछ घर ऐसे हैं उनके पास मोटरसाइकिल ही नहीं है, उनके पास कार्स ही हैं। तो कार्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश में, और एक्सीडेंट्स भी उतना ही बढ़ गया है, ट्रैफिक भी उतना बढ़ गया है, नो डाउट। अब इसी चीज़ को लेकर फिर कोर्ट ने, हर बार कुछ होता है तो हमारे देश में एक पैटर्न है कि कोर्ट ही स्टैंड लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड लिया। एक डॉक्टर एस राजासीकरन हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की, जस्टिस के एस राधाकृष्ण कमेटी, और फिर
मीन्स आदेश दिया और फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं उन्होंने 30 मई 2014 को ये राधा कृष्ण कमेटी जो है उसको अपॉइंट किया। अब रिकमेंडेशंस जो डायरेक्टिव्स दिए हैं वो ये हैं कि एक रोड सेफ्टी काउंसिल बनाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल एजेंसी, रोड सेफ्टी फंड क्रिएट किया जाए, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रोड सेफ्टी कमेटी हो। मुझे आज भी नहीं पता कि ऐसी कोई कमेटी, मुझे आज पता चला कि ऐसी भी कोई कमेटी हमारे देश में होती है। इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट्स, यस, इसमें ज़रूरत है। कई बार तो ब्रिज बनते बनते गिर जाते हैं, बनने के बाद तो उसके ऊपर चलना भी डर लगता है। फिर ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं जहाँ पर पता नहीं चलता, कुछ ऐसे बड़े टर्न्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, इसको सॉल्व करना, ट्रैफिक कामिंग मेजर्स का इस्तेमाल करना, कंडक्टिंग रोड सेफ्टी ऑडिट्स और रोड सेफ्टी इक्विपमेंट को ख़रीदना। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ आइकॉन जो हैं वो रोड सेफ्टी इक्विपमेंट का पार्ट है, और सेफ्टी जो है इसको एजुकेशन का पार्ट बनाना, और एक ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं इसको एस्टेब्लिश करना। अब हमारे देश में रोड्स को आप देखेंगे तो नो डाउट अभी धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो रही है। ऑल ऑफ द सडन ये चीज़ इम्प्रूव हो भी नहीं सकती, लेकिन एक चीज़ जो हम आज से इम्प्रूव कर सकते हैं वो ये है कि हम अच्छे कार यूज़र्स तो बन गए, हम अच्छे बाइक यूज़र्स तो बन गए, लेकिन हम अच्छे रोड यूज़र्स नहीं हैं। इंडियंस की बात हो रही है, राइट? वी आर नॉट गुड रोड यूज़र्स। और हमारे यहाँ पर जो लॉ है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, राइट? ये कमेटी जो है, कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, इसने राज्य के साथ मिलकर काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है। जब मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया गया, उसमें हाई फीस और चालान और ये सारी चीज़ें, उसकी प्राइस इंक्रीज की गई, तो लोगों ने इसका विरोध भी किया। इसमें मैं कुछ हद तक लोगों के साथ भी हूँ, क्योंकि देखिए, आप सिर्फ लोगों के ऊपर फाइन इंक्रीज कर देंगे, लेकिन आप फैसिलिटीज़ इंक्रीज कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि सिटी एरिया में क्या है, वो एक कार निकलती है जो लोगों की 4 व्हीलर जो होती हैं उनमें लॉक लगा देती है, और जो 2 व्हीलर्स हैं उनको उठाकर ले जाती हैं। अब यहाँ पर तालमेल ही नहीं है। पुलिस जो है वो रास्तों से व्हीकल्स उठाकर ले जा रही है या फिर ताले लगा रही है और फाइन कलेक्ट कर रही है, और जो लोकल आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने पार्किंग स्पॉट्स ही नहीं बनाया। अब जो बेस्ट जगहें हैं जहाँ पर आप शॉपिंग के लिए जाएंगे, वहाँ पर पार्किंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसा थोड़ी चलेगा। मीन्स दिस इज़ लाइक, मीन्स कोई बोल नहीं रहा है, कोई चुप है, मीन्स ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है आपके खिलाफ, तो आप ऐसे किए जा रहे हैं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी समझना चाहिए कि आप सिर्फ फीस इंक्रीज करते रहेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप फैसिलिटीज़ दीजिए, अगर लोग उसका नहीं यूज़ कर रहे हैं देन यस, आप उनको फाइन कीजिए। उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए 10 रुपये अगर वो पे करेंगे तो लोग पे करेंगे और जाएंगे। अगर वो पे नहीं कर रहे हैं तो फिर फाइन लगाइए उनके ऊपर, लेकिन पहले फैसिलिटी तो क्रिएट कीजिए। खरीदी करने के लिए लोग जाए तो जाए कहाँ? दे हैव टू यूज़ दैट, मीन्स रोड पर ही पार्क करना पड़ेगा उनको व्हीकल, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एनीवे, एनफोर्समेंट मैन पावर की कमी है, टेक्नोलॉजी तो है लेकिन इसका अभी भी इतना प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो इक्विपमेंट हमें चाहिए उसको ख़रीदने के लिए भी पैसा नहीं है, इनसफिशिएंट अमाउंट है, और ब्लैक स्पॉट्स जो हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी फंड जो है वो उतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक चीज़ को लॉ चेंज करने से रोड एक्सीडेंट्स कम नहीं होंगे। ओवर स्पीडिंग की बात करें, अब मैं आपको ही पूछूं, क्या आपने ओवर स्पीडिंग की जो साइन है उसको देखा है? हाईवे पे होते हैं कुछ जगहों पर बोर्ड्स, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो बोर्ड है ये नेशनल स्पीड लिमिट का बोर्ड है। अब आपने एजुकेट ही नहीं किया लोगों को तो फिर पता कैसे चलेगा? लाइसेंस रिन्यूअल जो है, आप हर एक व्यक्ति का लाइसेंस जो है 10-15 सालों के लिए रिव्यू, कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई। रिन्यूअल के लिए आई वुड से कि आप 1 साल का रिन्यूअल की डेट, सभी की रिन्यूअल की डेट जो है वो चेंज हो जाए और एक नई डेट आ जाए कि भाई आप जो है वो इतने समय में आपको लाइसेंस जो है वो रिन्यू करना पड़ेगा। और अब आप रिन्यू करने के लिए जाएंगे तो आपको रिटन एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, आपको एक MCQ एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। रिटन इन द सेंस फिल इन द ब्लैंक्स वाली एग्ज़ाम, और MCQ टाइप एग्ज़ाम देकर ही आप फिर से आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको लाइसेंस जो है वो मिलेगा। अगर आप ये करेंगे देन यू विल फाइंड कि लोग जो हैं वो, अगर इसको जेन्युइनली इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर नया लाइसेंस और रिन्यू करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए,
कि अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं करते तो नहीं मिलेगा, और अगर आप वायलेट करते हैं तो पॉइंट्स आने लगेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप देखेंगे कि लोगों का बिहेवियर जो है वो चेंज होने लगेगा। यू हैव टू नज देम। न्यूयॉर्क में ऐसा ही था, एक वक्त पर लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते थे न्यूयॉर्क में, लेकिन फिर वहाँ के पुलिस वालों ने कुछ ऐसी सिस्टम्स क्रिएट किया। आज उतना वक्त नहीं है उस चीज़ को डिस्कस करने का, लेकिन उन्होंने नज किया, उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि लोगों को सीट बेल्ट पहनना ही पड़े, और फिर आप देखिए वहाँ पर एक लोगों की नॉर्मल आदत बन चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। अगेन राइट, वी आर वेरी गुड कार यूज़र्स बट वी आर नॉट गुड रोड यूज़र्स। सेम गोज़ विथ कि हमारे पास बाइक्स अच्छे आ गए लेकिन हम अच्छे रोड यूज़र्स नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बदलाव की, हमारी ड्राइविंग एबिलिटी और ड्राइविंग प्रैक्टिसेस में एक बदलाव की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और ये एक प्रोजेक्ट है IRAD, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट इसको चलाती है। तो ये एक प्रोजेक्ट का नाम जो है ये वो याद रखिएगा, कई बार प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेसन्स फॉर इंडिया इन यूक्रेन क्राइसिस। वैसे मैंने यूक्रेन क्राइसिस की कुछ बेसिक डिटेल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और मिन्स्क एग्रीमेंट है वो एक्सप्लेन किया है। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। अब ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन है, तो इसमें हमें एक नया लेसन, भारत को एक नया लेसन इसमें सीखने को मिल सकता है। देखिए ये राउंड 1 जो है, जो ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा, लेकिन विदाउट फायरिंग ए सिंगल शॉट पुतिन ने, या फिर आप कह सकते हैं रशिया ने, जो है ये टैक्टिकल गोल को अचीव कर लिया। पूरी दुनिया को एक बार डरा दिया, एक भी बॉम्ब नहीं फोड़ा, एक भी उन्होंने गोली नहीं चलाई, लेकिन दुनिया को डरा दिया और अपनी ताकत जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर दी। और कहीं ना कहीं चाइना जो है वो भी पुतिन के साथ है, राइट। आज एक यूएसए और उसके द्वारा चलाया जाता जो फ्री वर्ल्ड है, जिसमें यूके, इंडिया जैसे बहुत सारे डेमोक्रेटिक देश हैं, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, जापान, बहुत सारे दूसरे भी, और दूसरी तरफ जो है ये ऑथोरिटेरियन रेजिम वाले देश हैं, तो जिसमें बहुत ही फेमस है पुतिन, बहुत ही फेमस है शी जिनपिंग, और इन दोनों की दोस्ती जो है ये भी काफ़ी गहरी है। एक स्टेटमेंट आया है दोनों देशों की तरफ से और कहा है कि हमारा जो रिश्ता है इट इज़ सुपीरियर टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंसेस ऑफ द कोल्ड वॉर एरा, कि कोई लिमिट नहीं है हमारी दोस्ती की, राइट। हम ऐसा नहीं है कि इसी विषय पर बात करेंगे, कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ क्यों ना हो हम उसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर जो कहा है कि हमारा मिलिट्री अलायंस जो है और हमारा जो पॉलिटिकल अलायंस है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। तो क्या ये इशारा किया जा रहा है कि अगर आप रशिया पर अटैक करेंगे तो चाइना रशिया की मदद करेगा, और जो भी जिसने भी अटैक किया है तो उसके खिलाफ चाइना हो जाएगा? क्या इतनी गहरी दोस्ती है? ये चीज़ क्लियरली नहीं बताई है, लेकिन ये इशारा तो जो है वो कहीं ना कहीं किया है। अब एज वी नो कि LAC के ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है और चाइना किस प्रकार से मिसबिहेव कर रहा है, और चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप इंक्रीज़ हो रही है, हमारी और USA की फ्रेंडशिप इंक्रीज़ हो रही है, और कहते हैं कि हमारी और रशिया की जो दूरी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, रशिया और पाकिस्तान की नज़दीकी जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। तो ये सिचुएशन जो है वो चल रही है। और जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए थे तब उन्होंने क्वाड को एशियन नाटो कहा था, कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है दिस इज़ एन एशियन नाटो। तो उन्होंने काफ़ी क्लियरली बता दिया कि रशिया इज़ नॉट हैप्पी विद दिस क्वाड। फिर ऐसा भी नहीं है कि दो देशों के बीच में, देखिए भारत और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन क्वाड के बारे में उन्होंने क्या कहा, इट्स एन एशियन नाटो। चाइना और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आर्टिक रीजियन जो है वहाँ पर रशिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो चाइना कहता है कि ये हमारा भी पार्ट है, हमारा भी इसमें। तो ऐसे मीन्स जो ज़मीन वाले जो इश्यू हैं, हड़प लेना, ये वाले इश्यूज रशिया के साथ भी चल रहे हैं चाइना के। तो आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ दोस्ती इतनी की बात हो रही है, वियतनाम के कुछ जगहों पर जो रशियन कंपनी के जो ऑयल निकालने की जो सेटअप है, तो उसके ऊपर भी इनका कहना यह है चाइना का कि ये वियतनाम का नहीं, ये हमारा पोर्शन में आता है ये। तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर दिख रहा है, इज़न्ट इट, कि एक तरफ फ्रेंडशिप की बात हो रही है और दूसरी तरफ, लेकिन जियोपॉलिटिक्स आज ऐसा ही है। जियोपॉलिटिक्स इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इश्यू बेस्ड क्रॉस पर्पसेस और थिएटर स्पेसिफिक एजेंडाज हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे
एक नया प्रॉब्लम आया तो ये नए प्रॉब्लम के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन के हिसाब से मैं बिहेव करूंगा। मैं जो वो आइडियोलॉजी वाला कह रहा था कि या तो आप यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो कीजिए या फिर यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो कीजिए, ये वक्त अब खत्म हो चुका है। टर्की को ही देखिए, टर्की नेटो का मेंबर है, यूएसए का न्यूक्लियर बेस जो है वो टर्की में है, लेकिन फिर भी टर्की रशिया की S-400 मिसाइल्स जो हैं वो खरीद ली है, उन्होंने परचेज कर ली है। भारत भी ये करने वाला है S-400 मिसाइल परचेज कुछ समय के अंदर। आई थिंक हमें डिलीवरी मिल जाएगी। एंड यूएसए इस बात से बिल्कुल राजी नहीं है कि टर्की जो है उसने ये लिया, लेकिन टर्की की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो नेटो का मेंबर होने के बावजूद भी उसने रशिया से S-400 मिसाइल्स ली। पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रिलेशन है, ऑल वेदर फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें कही जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर उनके बीच में भी झगड़े चल रहे हैं, उनके भी इश्यूज चल रहे हैं। तो आज जो पहले जो हमें यूनिपोलर, बाइपोलर या फिर ट्राइपोलरिज्म के कोई एक देश, यानी कि यूनिपोलर कोई एक ही देश जो है वो ताकतवर है और सब कुछ वो चला रहा है, बाइपोलर यानी कि दो देश, ट्राइपोलर यानी कि तीन सबसे ताकतवर देश जो है वो दुनिया चला रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सर्कमस्टेंशियल पोलरिटी आ चुकी है। जहाँ पर मुझे उनके बारे में अच्छा बोलना पड़े तो वहाँ पर मैं अच्छा बोलूँगा, जहाँ पर मुझे ऐसा लगे कि यहाँ पर उनका विरोध करना चाहिए। तो इट हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, कोई आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है वो अब ये हो चुकी है, और इसमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से भारत के डिप्लोमेट्स को आगे बढ़ना होगा। भारत के हमारे प्राइम मिनिस्टर और अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो आज एक वर्चुअल समिट करने वाले हैं। इट्स मोर अबाउट बिजनेस, इट्स मोर अबाउट इकोनॉमिक ties between two countries. And then we have some other news items as well. आप प्लीज PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है यूक्रेन, और आज आपके लिए एक नया प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आराम से PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़ लीजिएगा, और आपके क्या सजेशंस हैं, कैसे हम रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल आप जो समझते हैं, आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है, तो वो शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। स्टे क्यूरियस। जय हिंद।